धरती पर एक तरह का एलियन आ गया है और पैरासाइट की तरह इंसानी शरीर और दिमाग पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। वे इंसानी शरीर पर कब्जा कर लेते हैं और हर तरह की भयानक हरकतें शुरू कर देते हैं जो जल्द ही इंसानी वजूद को खत्म कर सकती हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इंसान को देखकर यह नहीं बताया जा सकता क्या उसके अंदर कोई पैरासाइट है। लेकिन क्या इस बार इंसानी सभ्यता खत्म हो जाएगी? इंसान इस अनजान दुश्मन से कैसे लड़ेंगे? ये जानने के लिए आइए कोरियन मिनी सीरीज पैरासाइट द ग्रे का एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। म्यूजिक। धरती पर प्रदूषण का लेवल हद से ज्यादा हो रहा है। इंसान बिना सोचे समझे नेचर को गंदा कर रहे हैं और धीरे धीरे धरती को खाने वाली थी। उस रात एक स्टेडियम में पार्टी चल रही थी। छोटे बच्चे तेज आवाज में म्यूजिक बजाकर खूब मजे कर रहे थे। गिरी इन रबर बॉल जैसी चीजों के अंदर एक एलियन जीव के लावा थे। ये जीव असल में पैरासाइट थे। उन्हें जिंदा रहने के लिए एक होस्ट या शरीर की जरूरत थी। इसलिए एक पैरासाइट तेजी से स्टेडियम में भागा और एक नशे में धुत लड़के के कान में घुस गया। तुरंत लड़के को झुनझुनी महसूस हुई। कुछ ही पलों में पैरासाइट ने लड़के के दिमाग पर कब्जा कर लिया। फिर लड़का पार्टी से निकल रहा था, तभी उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे रोका और डांस करने के लिए कहा। इससे पैरासाइट को गुस्सा आ गया। नतीजतन लड़के के सिर से ऑक्टोपस के पैरों जैसी 4 टोन निकलीं। वे तलवार की तरह तेज थीं। उसने पहले लड़की को मारा और उसे मार डाला। फिर उसने टोन को बेतरतीब ढंग से फेंका, जिससे कई और लोग मारे गए। बाकी लोग किसी तरह वहां से भागने में कामयाब रहे। इस बीच ज़ोई स्वीन नाम की एक लड़की हमेशा की तरह ड्यूटी पर थी। वह एक शॉपिंग मॉल में सेल्स काउंटर पर काम करती थी। जब एक आदमी मीट खरीदने आया तो स्वीन ने देखा कि मीट पैकेज पर प्राइस टैग नहीं था। स्वीन ने उस आदमी से दूसरे काउंटर से प्राइस टैग लाने को कहा और वह आदमी बहुत गुस्सा हो गया। उसने स्वीन को डांटा और बिना मीट खरीदे चला गया। बाद में जब स्वीन अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौट रहा था तो वह आदमी अपनी कार से उसका पीछा करने लगा। एक सनसनीखेज खेत पाकर उसने स्वीन के स्कूटर को टक्कर मार दी। नतीजतन स्वीन सड़क के किनारे खेत में गिर गया। फिर वह साइको आदमी चाकू लेकर बाहर आया और स्वीन की पीठ और कमर पर वार करने लगा। घायल स्वीन ने इसी हालत में भागने की कोशिश की, लेकिन वह खेत के अंदर बेहोश होकर गिर गया। वह आदमी स्वीन को फिर से मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसी समय आसमान से एक परजीवी गिरा और एक ही झटके में आदमी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। थोड़ी देर बाद वहां से गुजर रहे एक पिकअप ड्राइवर ने ये हादसा देखा और पुलिस को फोन करके जानकारी दी। फिर स्वीन को अस्पताल लाया गया। फिर ऑफिसर किम सुलमिन जांच करने के लिए अस्पताल आते हैं। उन्हें अपने साथियों से पता चलता है कि स्वीन पर हमला करने वाले आदमी का नाम लियोंग सून है। उसे सिजोफ्रेनिया है, इसलिए उसने शॉपिंग मॉल में हुई एक छोटी सी घटना का बदला लेने के लिए स्वीन को मारने की कोशिश की। लेकिन अजीब बात यह है कि ली ने स्वीन को मारा, लेकिन स्वीन जिंदा है और ली मर चुका है। किसी ने ली के सिर से सीने तक किसी नुकीली चीज से वार किया। किम ने, जाहिर है, उस समय स्वीन का नाम नहीं सुना था। जब उसने पीड़ित का नाम पूछा तो स्वीन का नाम सुनकर किम चौंक गया, क्योंकि वह स्वीन को कई सालों से जानता था। स्वीन तो उसका शागिर्द भी था। जब किम ने स्वीन से पूछा कि वह कैसी है तो उन्होंने किम को एक और अजीब जानकारी दी। जब वे उसे लाए तो स्वीन खून से लथपथ थी। हालांकि जब उसे अस्पताल लाया गया तो पता चला कि उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। पुलिस को ली के हाथ में खून से सना चाकू मिला। जैसा कि उम्मीद थी, स्वीन की पीठ पर कोई घाव नहीं था जहां उसे चाकू मारा जाना चाहिए था। सिर्फ कट के निशान थे, जो बहुत पुराने कट जैसे लग रहे थे। थोड़ी देर बाद जब स्वीन को होश आया तो किम ने उससे पूछताछ की तो स्वीन ने बताया कि उस आदमी ने उसे धक्का दिया और चाकू से कई बार वार किया, जिससे बहुत खून बहने लगा। उसके बाद वह बेहोश हो गया, लेकिन स्वीन के शरीर पर कोई घाव नहीं था, इसलिए वे उसकी हर बात पर यकीन नहीं कर सके। इसके अलावा ली की बॉडी स्वीन के बगल में पड़ी थी। पुलिस ये भी पता नहीं लगा पाई कि उसे किसने मारा। किम स्वीन को बचाना चाहता था, इसलिए उसने दूसरे ऑफिसर्स को बाहर भेजा और स्वीन से अकेले में बात की। किम ने स्वीन से पूछा कि उसे कैसे यकीन है कि उसे चाकू मारा गया है। शायद यह उसका वहम था, उसकी कल्पना थी। स्वीन ने कहा कि जब उस आदमी ने उसे चाकू मारा तो उसे ऐसा ही लगा, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता उसे टॉर्चर करते थे। जब स्वीन बच्चा था तो उसके पिता उसे हॉट वाइफ से पीटते थे। वह उसे पीटता था और उसकी हड्डियां तोड़ देता था, इसलिए उसे मजबूर होकर पुलिस में शिकायत करनी पड़ी। उस समय वह सिर्फ 10 साल का था। किम ने स्वीन को उसके पिता से बचाया, इसके लिए वह आज भी किम का शुक्रगुजार है। हालांकि स्वीन के सब कुछ समझाने के बाद भी किम को उस पर यकीन नहीं हुआ। उसने स्वीन से आराम करने और किसी चीज की जरूरत होने पर उसे बताने के लिए कहा और चला गया। खैर, कुछ महीने बीत गए। शहर में 2 गैंगस्टर ग्रुप के बीच लड़ाई हुई। उनमें से एक में
मंगनानी गैंग के कांगो नाम के एक आदमी ने बड़े गैंगस्टर ग्रुप के लीडर पर हमला किया, लेकिन वह उसे मार नहीं पाया और भाग गया। बाद में हालात समझने के लिए कांग एक सुरक्षित जगह पर गया और एक टेलीफोन बूथ से अपने नंबर पर आने वाले वॉइस मेल चेक किए। उसके गैंग के एक सदस्य ने उसे अलर्ट किया। पूरे शहर में उसकी तलाश हो रही थी, इसलिए उसे कुछ दिनों के लिए छिपना पड़ा। इसलिए कांग ने फ़ोन रख दिया और अपना मोबाइल फ़ोन डस्टबिन में फेंक दिया। फिर वह दूसरे शहर गया और अपनी बड़ी बहन क्यूही के घर पर रहने लगा। हालांकि उसकी बहन अजीब लग रही थी। छोटी बहन जिन्ही के पास आई और उसने सुना कि क्यूही को ब्रेन ट्यूमर है, लेकिन वह ठीक लग रही थी। जब उसने कांग जिन्ही के बारे में पूछा तो क्यूही ने कहा कि जिन्ही बहुत दूर चली गई है और उसे नहीं पता कि वह कहाँ गई है। वह सीधे अपने कमरे में चली गई। कांग जिन्ही ने दराज खोली और देखा कि उसका मोबाइल फ़ोन दराज में था। इसके अलावा जिन्ही ऐसी इंसान नहीं थी जो अपनी दुकान छोड़कर कहीं भी चली जाए, इसलिए कांग को शक हुआ कि जिन्ही के साथ कुछ बुरा हुआ है। उस समय उसने एक चर्च का इनविटेशन कार्ड देखा। ये देखकर उसे अपनी ही बहन पर थोड़ा शक हुआ और उसने उस पर नज़र रखने का फैसला किया। इस बीच सुइन इतने लंबे समय से नॉर्मल जिंदगी जी रही थी। ड्यूटी खत्म करके वह बस से घर लौट रहा था। तभी अचानक उसके सिर में दर्द होने लगा और उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उस समय एक आदमी बस में चढ़ा और सुइन को अजीब तरह से देखने लगा, यह महसूस करते हुए कि उस आदमी के इरादे बुरे हैं। सुइन डर के मारे बस से उतर गई। दूसरी ओर एक आदमी एक लड़की के साथ मस्ती करने जा रहा था। जब वह एक होटल जाना चाहता था तो लड़की ने कहा कि नहीं, वह उसे अपने घर ले जाएगी। इसलिए जब वह लड़की के घर गया तो वह थोड़ा हैरान हुआ। घर टूटी फूटी हालत में था। इतनी स्मार्ट और खूबसूरत लड़की का ऐसी जगह पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसलिए जैसे ही लड़की अपने अपार्टमेंट में घुसी, अंदर से कई और आदमी और औरतें बाहर आ गए। वे इस आदमी के साथ क्या करें, इस पर बात कर रहे थे। कुछ कह रहे थे कि इसका हाथ काट दो, कुछ कह रहे थे कि इसे कुर्सी से बांध दो। ये सुनकर वह आदमी डर गया और किसी को बुलाने की कोशिश की। फिर जो लड़की उसे यहाँ लाई थी, उसका सिर मछली बन गया। मेरा मतलब है, यहाँ सभी लोग पैरासाइट के होस्ट थे, लेकिन इससे पहले कि वह आदमी पर हमला कर पाता, एक स्मोक ग्रेनेड अंदर गिर गया और धुएं से उनका ध्यान भटक गया। इस मौके का फायदा उठाकर वह आदमी बाहर भाग गया और कमांडो के एक ग्रुप ने अंदर जाकर पैरासाइट को गोली मार दी। हालांकि एक पैरासाइट बाहर भाग गया। भागते समय उन्हें एक सिग्नल मिला और उन्होंने एक कार का दरवाज़ा टूटा हुआ देखा। अंदर उनके जैसा ही एक और पैरासाइट बंधा हुआ था। इसी समय कैप्टन चोई जुन क्यूंग पीछे से बाहर आए और पैरासाइट पर हमला किया, लेकिन वह वहां से भाग गया। जब बाकी साथी लौटे तो चोई ने कहा कि वह इसे जिंदा पकड़ना चाहता है, क्योंकि उन्हें और शिकारी कुत्तों की ज़रूरत थी। उसका मतलब था कि अगर इन पैरासाइट के आसपास कोई पैरासाइट होता तो उन्हें सिग्नल मिल जाता। इसलिए अगर वे जिंदा पैरासाइट को पकड़ पाते तो उनके जरिए दूसरों को भी फंसा पाते। हालांकि इस बार वे चेक करने के लिए अपार्टमेंट के अंदर गए और एक कमरे में घुस गए। वहां इंसानी हाथ पैर काटकर रखे हुए थे। वहां चोई को एक लोगो दिखा। उसे देखते ही वह समझ गया, इन पैरासाइट ने अपने लिए एक ऑर्गेनाइजेशन खोल लिया था ताकि वे एक होकर इंसानों से लड़ सकें। इस बीच स्विन बहुत सावधानी से घर लौट रहा था। तभी उसने बस के अंदर उस आदमी को फिर से देखा। जब वह बचने के लिए भागा तो उस आदमी ने उसका भी पीछा किया, लेकिन उसे भागने का मौका नहीं मिला। दूसरी तरफ से कामो की बहन की ने आकर उसका रास्ता रोक लिया। इस बार उन दोनों ने स्विन से कहा, तुम इंसान होने का अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन तुम इंसान नहीं हो। तुम बिल्कुल हमारे जैसे हो, लेकिन तुम थोड़े अलग हो। स्विन समझ नहीं पाया कि वे क्या कह रहे हैं। जब उसने किम को बुलाने की कोशिश की तो दोनों ने अपने पैरासाइटिक रूप ले लिए और उनके सिर से एक धुन की तरह निकली। जब उन्होंने स्विन पर हमला किया तो इस बार स्विन के सिर से एक धुन निकली और उसके अंदर की पैरासाइट आत्मा जाग गई और बोली, हाँ, मैं भी तुम में से ही एक हूँ। अब वे दोनों शांत हो गए और स्विन से कहा कि चूंकि तुम भी हमारी तरह हो, इसलिए अगर तुम चाहो तो हमारे संगठन में शामिल हो सकते हो। ये कहकर उन्होंने स्विन को चर्च का एक इनविटेशन कार्ड भी दिया और चले गए। कांग, जाहिर है, अपनी बहन के पीछे वहां गया। उसने पीछे से इन तीनों का असली रूप देखा। जब वे दोनों चले गए तो कांग चुपचाप जा रहा था, लेकिन जब उसने एक बोतल पर पैर रखा और शोर मचाया तो उसने स्विंग का ध्यान खींचा। स्विंग ने उस पर हमला किया और कहा कि अगर तुमने उसे जिंदा रखा तो तुम लोगों को हमारे बारे में बता दोगे और हम खतरे में पड़ जाएंगे। कांग ने उसे बताया कि वह उसकी बहन के पीछे वहां गया था, उसकी बहन और पैरासाइट का होस्ट। ये सुनकर स्विन अपनी इड चेक करता है और उसे ये कहते हुए रिलीज करता है कि अगर कांगो ने किसी को बताया तो वह उसे मार डालेगा। फिर स्विन बेहोश हो जाता है। स्विन को होश आता है और वह देखता है कांगो उसके सामने बैठा है, लेकिन
स्विन को कुछ भी याद नहीं है कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। कांगो स्विन को उसकी असली पहचान बताता है। तुम्हारे अंदर एक मॉन्स्टर बस गया है, लेकिन क्योंकि उसने अभी तक तुम्हारे दिमाग पर कब्जा नहीं किया है, इसलिए तुम उनके जैसे पूरे मॉन्स्टर नहीं बने हो। इसलिए ये कहा जा सकता है तुम आधे मॉन्स्टर और आधे इंसान हो। एक और बात यह है कि अगर किसी के आसपास जाने पर तुम्हारे सिर में झुनझुनी होने लगे तो तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। ये कहकर कांगो स्विन को चेतावनी भी देता है और चर्च का इनविटेशन कार्ड लेकर चला जाता है। स्विन घर लौटता है और अपनी डायरी में लिखता है, क्या सच में मेरे शरीर के अंदर कोई और है? ये लिखने के बाद वह थककर सो जाता है। उसकी आंखें लगभग बंद हो जाती हैं। 5 मिनट बाद वह फिर से हैरानी से उठता है और डायरी देखता है कि किसी ने उसके सवाल का जवाब लिखा है। लड़के ने तब जो कुछ भी कहा वह सब सच है। तुम्हें अभी भी हमारे बारे में बहुत कुछ सीखना है, इसलिए तुम जो कुछ भी जानना चाहते हो लिख सकते हो और सवाल पूछ सकते हो। ये देखकर स्विन हैरान रह गया। उसने अपनी डायरी में फिर लिखा, तुम कौन हो, तुम क्या हो? सवाल पूछने के बाद वह सो गया। जब वह सुबह उठा तो उसने देखा कि उसकी डायरी लिखने से भरी हुई थी। इस बीच नाम पुलिस स्टेशन में स्पेशल टास्क फोर्स यूनिट में पहुंचा और कैंप लगाया। जब कैप्टन किम समेत सारा स्टाफ अंदर आया तो सबकी बॉडी स्कैन की गई और अंदर एक कॉन्फ्रेंस रखी गई। चोई भी वहां मौजूद था। वह अपना परिचय देता है और कहता है कि वह पैरासाइट स्पेशल फोर्सेज की ग्रे यूनिट का लीडर है। वह स्टाफ को बताता है कि उनके शरीर को स्कैन किया गया है, ये देखने के लिए कि उनके अंदर कोई पैरासाइट तो नहीं है। स्टाफ में से किसी को भी पैरासाइट के बारे में नहीं पता था। तो उनमें से एक पूछता है कि क्या अब से उनके शरीर को हर दिन स्कैन किया जाएगा? चुई कहता है कि उन्हें अब स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैरासाइट एक ही समय में पृथ्वी पर आए थे और उन्होंने अपने होस्ट ढूंढ लिए हैं। इसलिए किसी नए के संक्रमित होने की कोई संभावना नहीं है। कोई नहीं समझ पाता कि चोई क्या कह रहा है। तो चोई उस दिन स्टेडियम में पार्टी का फुटेज दिखाता है। उस दिन स्टेडियम में कई लोग हताहत हुए थे, लेकिन कोई भी कारण पता नहीं लगा सका, क्योंकि उन्होंने फुटेज हटा दी थी। उस फुटेज में पैरासाइट दिखाई दे रहा था। सबूत के तौर पर चोई अपने सामने रखे एक लाश के कपड़े को हटाता है और कहता है, ये पैरासाइट है। सभी इसके रूप को देखकर हैरान रह जाते हैं। चुई कहता है कि कुछ महीने पहले कोरिया सहित कई जगहों पर बहुत सारे पैरासाइट लावा एक साथ आए थे। ये लावा नाक और कान के जरिए होस्ट के शरीर में प्रवेश करते हैं और उनके दिमाग को खा जाते हैं। फिर वे उनके शरीर पर कब्जा कर लेते हैं। फिर वे दूसरे लोगों को खाना शुरू कर देते हैं। उनकी एक और खासियत यह है कि वे कोई भी आकार ले सकते हैं। वे अपने सिर को तलवार की तरह तेज भी बना सकते हैं। इसके अलावा वे समझदार जानवर हैं। ये भयानक जीव लोगों के बीच घूम रहे हैं और लोगों को अपना रहे हैं। इसलिए वे एक ग्रे यूनिट बनाकर उन्हें खत्म कर रहे हैं, ताकि जनता में पैनिक न फैले। वे अपना काम बहुत चुपके से कर रहे हैं। वे पैरासाइट्स को मारने की टेक्निक भी सिखाते हैं। ये पैरासाइट्स इंसान के शरीर के बिना जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें मारने के लिए उन्हें होस्ट के शरीर पर गोली मारनी पड़ती है। इसके लिए उन्हें शॉटगन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब एक और सवाल ये है कि वे पैरासाइट्स को कैसे पहचानेंगे? हर जगह एक्स्ट्रा मशीनों से घूमना मुमकिन नहीं है। चुई का कहना है कि पैरासाइट्स सिंगल सेल मछली से बने होते हैं। अगर उन्हें काट भी दिया जाए तो वे कुछ समय तक जिंदा रहेंगे। हालांकि अगर उन्हें छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो उनकी समझदारी कम हो जाती है और अपनी पहले जैसी हालत में वापस आना मुश्किल होता है। इसलिए अगर वे किसी शक वाले व्यक्ति के बाल नोचते हैं तो उनका सिर थोड़ी देर के लिए नीचे की ओर झुक जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि वे पैरासाइट्स हैं या नहीं। फिर चोई कहती है कि उन्होंने पैरासाइट पर बहुत रिसर्च की है और एक पैरासाइट ने ही इस काम में मदद की। फिर वह एक पैरासाइट दिखाता है जिसके जरिए उसने पिछली बार पैरासाइट को पकड़ा था। चोई कहती है कि इस पैरासाइट का होस्ट खुद उसका पति है। पैरासाइट उसके पति पर चढ़ गया है। हालांकि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि उसके सिर पर एक खास हेलमेट है। इस हेलमेट से एक तरह का केमिकल निकलता है जो पैरासाइट को पैरालाइज कर देता है। अगर यह पैरासाइट कुछ गलत करने की कोशिश करता है तो ऑटोमेटिक केमिकल निकलकर उसे कमजोर कर देगा। चोई कहती है कि उसने इसी वजह से इस पैरासाइट को जिंदा रखा है, ताकि इसके जरिए दूसरों को पकड़ा जा सके। क्योंकि जब पैरासाइट एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके बीच एक तरह का सिग्नल ट्रांसमिशन होता है जिससे उन्हें आसानी से ढूंढा जा सकता है, और इसी के जरिए उन्हें पता चला कि पैरासाइट सबसे ज्यादा नामिल पुलिस स्टेशन के आसपास मौजूद है। इसीलिए वे यहाँ आए थे। हालांकि ड्यूटी पर जाते समय स्विन ने डायरी पढ़ना शुरू किया और उसके अंदर मौजूद पैरासाइट ने लिखा कि मैं एक लावा के रूप में दुनिया में आया और तुम्हें सबसे पहले पाया, इसलिए मैं तुम्हारे अंदर घुस गया। मुझे तुम्हारा दिमाग पहले खाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे शरीर पर बहुत सारे घाव थे, इसलिए मैंने घावों को ठीक करने के लिए तुम्हारे शरीर के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की।
भले ही मैंने तुम्हारे घाव ठीक कर दिए, लेकिन मैं तुम्हारे दिमाग पर कब्जा नहीं कर सका। जब मैं तुम्हारे अंदर था तो मुझे एक बात का एहसास हुआ, मैं तुम्हारे दिमाग को दिन में सिर्फ 15 मिनट के लिए ही कंट्रोल कर सकता हूँ। इसलिए इन 15 मिनटों में मैं तुम्हारी और अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। कल रात तुमने जिन लोगों को देखा वे भी पैरासाइट हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुम पूरी तरह से पैरासाइट नहीं हो तो वे तुम्हें मार देंगे। इसलिए तुम और मैं हमेशा उनसे दूर रहेंगे। हमारे लिए एक दूसरे को जानना जरूरी है ताकि तुम मुझे बेहतर तरीके से जान सको। इसके लिए मैंने तुम्हारे मोबाइल पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया है। स्विन अपना मोबाइल चेक करता है और देखता है कि पैरासाइट कैसे उसके सिर से अपना शरीर हटा रहा है। वह ये देखकर बहुत हैरान होता है और बस से उतरकर एक बेंच पर बैठकर रोने लगता है। लेकिन स्विन खुद को संभालकर फिर से नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है। एक दिन स्विन ड्यूटी पर था। उस समय किम उससे मिलने आया। स्विन के चमत्कारिक रूप से बचने और उसी जगह ली की बॉडी मिलने से किम को शक हुआ कि पैरासाइट स्विन में भी घुस गया है। इसलिए बातचीत के बीच में किम ने कहा, तुम्हारे बाल वापस उगाए हैं। इस बहाने से किम ने स्विन का एक बाल तोड़ा और देखने लगा, क्या स्विन के अंदर कोई बदलाव हो रहा है। हालांकि चूंकि पैरासाइट स्विन पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया था, इसलिए बाल खींचने के बाद भी उसके अंदर कोई बदलाव नहीं देखा गया। इससे किम को तसल्ली हुई, स्विन ठीक था। हालांकि स्विन किम का इरादा नहीं समझ पाया। वे बातें कर रहे थे। इस समय स्विन के सिर में दर्द होने लगा। उसने देखा कि एक लड़का वहां से गुजर रहा था और अचानक रुककर उसे देखने लगा। स्विन को एहसास हुआ कि लड़के के अंदर भी एक पैरासाइट है। दोनों को एक दूसरे को देखते हुए देखकर किम ने पूछा कि क्या वे एक दूसरे को जानते हैं। स्विन ने कहा कि वह लड़के को नहीं जानता। लड़का बिना कुछ कहे चला गया। फिर स्विन को सावधान रहने को कहकर किम ने उसे गिफ्ट में एक की रिंग दी और चला गया। रात में स्विन अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौट रहा था। तभी क्यूंगी और उसके पार्टनर ने स्विन का रास्ता रोक लिया। उन्होंने स्विन को बताया कि चर्च के पादरी उससे मिलना चाहते हैं। इसके साथ वे स्विन को कार में बिठाकर जंगल में एक चर्च में गए। वहां और भी कई लोग थे जिनके शरीर में पैरासाइट थे। पादरी ने सभी को एक वीडियो फुटेज दिखाया। वीडियो में उस दिन ग्रे यूनिट के हमले से पैरासाइट भागते हुए दिखाया गया था। डिटेक्टिव चोई जोंग क्यूंग पैरासाइट को पकड़कर मार रहा है। वह उनकी एक प्रजाति को फंसा रहा है और उसे चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वीडियो खत्म होने के बाद पुजारी कहते हैं कि इस दुनिया में उनका एक खास मकसद है और वह है इंसानों के दिमाग पर कब्जा करके उन्हें खाना। लेकिन इससे पहले कि वे इंसानों की स्टडी कर पाते, इंसानों ने उनकी स्टडी करना शुरू कर दिया है। इंसानों को भी अपनी कमजोरियां मिल गई हैं और वे उनके शहरों में आ गए हैं। इसलिए इंसानों से लड़ने के लिए उन्हें अपनी कम्युनिटी बढ़ानी होगी। अगर सब एक साथ आएं, तभी वे इंसानों को हरा सकते हैं। स्विन पादरी की बात सुन रही थी और जब उसने उनका प्लान देखा तो डर से कांप रही थी। इस बीच कांग भी अपनी बहन के पीछे चच गया। वह चर्च के बगल वाले एक वेयरहाउस में घुस गया। जैसे ही वह अंदर गया, वह हैरान रह गया। वहां अनगिनत इंसानों की लाशें पॉलीथीन में लटकी हुई थीं। इसी समय एक पैरासाइट वेयरहाउस में आया तो कांग छिप गया। पैरासाइट को भी इंसानों के होने का एहसास हुआ और वह पूंछ की तरह अपना सिर बाहर निकालकर उन्हें ढूंढने लगा। कांग ध्यान से उसकी नजरों से बचकर छिप रहा था। इसी समय उसने एक लाश देखी और ये लाश खुद उसकी छोटी बहन जिन्हेर थी। कांग अपनी बहन की लाश देखकर रोने लगा। इस समय वह खुद को रोक नहीं सका और पैरासाइट पर हमला कर दिया। हालांकि जब पैरासाइट ने जवाबी हमला किया तो वह वेयरहाउस से भागने के लिए भाग गया। पादरी ने चीखें सुनी और महसूस किया कि लोग अंदर आ गए हैं। इसलिए उसने उसे उस आदमी को ढूंढने और उसे मारने का आदेश दिया। कांगो जंगल से भाग रहा था। तभी वह अपने दुश्मन योंग डोंगपो गैंग के सामने आ गया। उन्होंने कांगो को मारने के लिए पकड़ लिया। उसी समय कुछ पैरासाइट भी वहां आ गए। इतने सारे लोगों को यहां देखकर उन्होंने उन पर हमला करना और उन्हें मारना शुरू कर दिया। कांगो ने भी वहां से भागने का मौका लिया। भागते समय वह स्विन से टकरा गया। स्विन भी भागने की कोशिश कर रहा था। कांगो ने कहा कि उसका दोस्त क्यूमिन जंगल के बाहर गैस स्टेशन पर इंतजार कर रहा है। इसलिए वे दोनों बाहर भागे और गैस स्टेशन पर चले गए। कांगो का दोस्त क्यूमिन भी वहां था। वे एक कार में भाग गए। हालांकि एक पैरासाइट ने कांगो का पीछा करना शुरू कर दिया। अजीब बात यह है कि ये पैरासाइट अपने पंख फैलाकर पक्षियों की तरह उड़ सकते थे। कार में भागते समय कांगो ने स्विन से पुलिस को फोन करने के लिए कहा, लेकिन क्यूमिन उसे ऐसा करने से रोक रहा था। कांगो को एहसास हुआ कि योंग डोंगपो गैंग के लिए उसकी लोकेशन जानना नामुमकिन था। बेशक किसी ने उन्हें उसकी लोकेशन बताई थी और क्यूमिन के अलावा किसी को उसकी लोकेशन नहीं पता थी। क्यूमिन को एहसास हुआ कि कांगो को सच पता चल गया है। इसलिए उसने कांगो पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों लड़ रहे थे। उसी समय
पैरासाइट उनकी कार पर उतरा। फिर खुद को बचाने के लिए हंस के अंदर पैरासाइट की आत्मा जाग गई और लड़ने लगी। वे दोनों कार से कूद गए और कांगो की कार थोड़ी दूर जाकर रुक गई। हालांकि उसकी कार खाई के किनारे फंस गई थी। वह किसी भी पल नीचे गिर सकती थी। क्यूमिन बेहोश हो गया। कांगो को होश आया और उसने उससे पूछा कि क्या वह बाहर निकल सकता है। क्यूमिन शर्मिंदा हुआ और उसने कहा कि योंग डोंगपो गैंग कांगो को मारने नहीं आया था, बल्कि वे कांगो के गैंग के लोग थे। कांगो के बॉस जोंगडो ने उन्हें कांगो को मारने के लिए भेजा था। ये सुनकर कांगो हैरान रह गया। जोंगडो ने यंग डोंगपो गैंग के साथ शांति समझौता करने के लिए कांगो को बेच दिया है। यह कहते हुए क्यूमिन मर जाता है। कांगो सब कुछ सुनकर बहुत निराश होता है। उसी समय उसकी कार फिसल जाती है। वह किसी तरह कार के एक कोने में लटक जाता है। इस बीच स्विन पैरासाइट से लड़ रहा होता है। पैरासाइट को पता चलता है कि स्विन पूरी तरह से उनकी प्रजाति का नहीं है, इसलिए वह पुजारी को बताने के लिए उड़ जाता है। हालांकि स्विन के सिर से निकलने वाली आवाज़ उसे खींचकर सड़क पर फेंक देती है। इससे पैरासाइट मर जाता है। स्विन, जो नॉर्मल है, नोटिस करता है कि कांगो खतरे में है, इसलिए वह आगे बढ़ता है। उस समय कांगो और कार नीचे गिर रहे होते हैं। हालांकि स्विन अपनी आवाज़ की मदद से उसे बचा लेता है। इस बीच कैप्टन चुई इस शहर में हुए अजीब मामलों की फाइलें चेक कर रहा होता है। फिर उसे स्विन की केस फाइल दिखती है। ये देखकर वह समझ जाता है कि स्विन भी एक पैरासाइट है। कैप्टन चोई को भी इन पैरासाइट से पर्सनल रंजिश है, क्योंकि जिस दिन ये पैरासाइट धरती पर आए थे वह उस क्रूरता का शिकार हुआ था। चोई और उसका पति एक शॉपिंग मॉल गए। जब वे शॉपिंग कर चुके तो चोई को एहसास हुआ कि वह रसीद लाना भूल गई है, इसलिए चोई रसीद लेने के लिए अंदर गई। उस समय उसका पति कार के पास खड़ा था। उस समय एक पैरासाइट लावा कार पर आ गिरा और यह उसके पति की नाक में घुस जाता है और उसके दिमाग पर कब्जा कर लेता है। फिर यह शॉपिंग मॉल में घुस जाता है और हंगामा शुरू कर देता है। जब चोई अपने पति को संभालने की कोशिश करती है तो वह चोई को भी मारता है। इससे चोई का एक कान कट जाता है। चोई को एहसास होता है कि यह आदमी अब उसका पति नहीं है। वह उस पर एसिड का एक कंटेनर फेंकती है। फिर वह उसे धक्का देती है और एक कमरे में बंद कर देती है। चोई अभी भी उन दर्दनाक यादों के बारे में सोच रही है। इस बीच कांग स्विन से ये भी कहता है कि उन्हें अपने चर्च में हुई घटना की रिपोर्ट पुलिस को करनी चाहिए। हालांकि वे पुलिस को अपनी पहचान नहीं बताएंगे, वे पुलिस को बिना नाम बताए बुलाएंगे। स्विन कहता है कि वह एक पुलिस ऑफिसर को जानता है जिसने उसे बचपन में उसके बुरे पिता से बचाया था, इसलिए दोनों मिस्टर किम को बुलाने का फैसला करते हैं। कांग स्विन के अंदर के पैरासाइट को भी उसे बुलाने के लिए एक नाम देता है। अब से उसे मिस हेडी कहा जाएगा। बाकी कहानी में हम स्विन के अंदर के पैरासाइट को भी हेडी कहेंगे, लेकिन फिर वे दोनों किम को सेजन चर्च के बारे में बताते हैं, जहां बहुत सारे पैरासाइट छिपे हुए हैं। खबर सुनकर किम चोई को इस बारे में बताने ही वाला था। उससे पहले चोई उसके पास आया और स्विन के बारे में पूछा। किम उसे बताता है कि स्विन एक नॉर्मल इंसान है। उसने स्विन के बाल नोचे हुए देखे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। लेकिन चोई को किम की बातों पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि किम उन दोनों की खातिर स्विन को बचाने की कोशिश कर रहा है। किम इस समय चोई को सेजन चर्च के बारे में बताता है। चोई को पहले तो यकीन नहीं होता। फिर एक और आदमी ने चोई को सेजन चर्च के एक इनविटेशन कार्ड की फोटो दिखाई। इससे उसे यकीन हो गया किम की जानकारी सच थी, इसलिए वे तुरंत फोर्स के साथ चर्च गए। सबसे पहले उन्होंने जगह चेक करने के लिए एक ड्रोन भेजा, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं दिखा। फिर से उनका शिकारी कुत्ता उन्हें पैरासाइट के बारे में कोई सिग्नल नहीं दे रहा था। फिर भी उन्होंने रिस्क लिया और अंदर चले गए। हालांकि उन्हें वहां कोई पैरासाइट नहीं मिला, लेकिन उन्हें वेयरहाउस में इंसानों की लाशें मिलीं। चर्च की तलाशी लेते समय किम को दरवाजे के कोने में एक चाबी का छल्ला मिला। यह वही चाबी का छल्ला है जो उसने कुछ दिन पहले स्विन को दिया था। ये यहीं पड़ा था, जिसका मतलब था कि स्विन जरूर यहाँ आया था। किम ने बिना किसी से कुछ कहे इसे अपनी जेब में रख लिया। हालांकि चोई ने दूर से किम को अपनी जेब में कुछ डालते हुए देख लिया। जब उसने इसके बारे में पूछा तो किम ने बात टाल दी। इससे चोई का किम पर शक और बढ़ गया। जब वे बूढ़े आदमी के घर लौटते हैं तो वे चर्च के बारे में बात करने लगते हैं। इस चर्च के पादरी क्वोन युकगु हैं। उन्होंने 15 साल पहले चर्च शुरू किया था। हालांकि वह कई हफ्तों से गायब हैं। उन्हें लगता है कि यह पादरी भी पैरासाइट बन गया है, इसलिए उन्हें चर्च से कोई सबूत नहीं मिला है। हो सकता है कि पैरासाइट को उनके जाने से पहले जानकारी मिल गई हो, इसलिए उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए और भाग गए, जिसका मतलब है कि किसी ने उनके डिपार्टमेंट के अंदर जानकारी लीक कर दी। उन्होंने चैता को उसे ढूंढने का ऑर्डर दिया, लेकिन ये जानकारी असल में किम के साथी इनसेक ने लीक कर दी थी। बातचीत के बाद
वह बूढ़े आदमी को छोड़कर एक चैपल में गया जहां पैरासाइट छिपे हुए थे। एनसेक ने उन्हें समय पर अलर्ट कर दिया और उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले गया। उन्होंने एनसेक को धन्यवाद दिया और एनसेक को एक तलवार दी, जिसकी धार बिल्कुल उनकी धुन जैसी थी। उन्होंने इस तलवार का इस्तेमाल हंटिंग डॉग को मारने के लिए किया। जब तक हंटिंग डॉग चोई के पास था, उनमें से कोई भी सुरक्षित नहीं था, और क्योंकि यह तलवार उनकी धुन के स्टाइल में बनी है, अगर आप उन्हें इससे मार देते हैं तो पुलिस सोचेगी कि किसी पैरासाइट ने हंटिंग डॉग को मार दिया। इस बीच किम स्वीन को फोन करता है और उससे मिलना चाहता है। स्वीन किम को कांगो की परमिशन से एक पार्क में आने के लिए कहता है। किम अपनी सर्विस रिवॉल्वर लेकर बाहर चला जाता है। जब किम चला जाता है तो चोई उसे देख लेता है और किम का पीछा करने लगता है। पार्क पहुंचने पर किम स्विन से पूछता है, वो चाबी का छल्ला कहाँ है जो मैंने तुम्हें उस दिन दिया था? स्विन कहता है कि उसने अंगूठी खो दी है। फिर किम अपनी जेब से अंगूठी निकालता है और कहता है, मुझे वो सेजन चर्च में मिली थी। तुम वहाँ क्या कर रहे थे? किम कांग का जिक्र करते हुए स्विन से पूछता है कि क्या उसे कोई खतरा है।